हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 नंबर का। इससे पहले मैंने 13 वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड यूट्यूब पर कर दिया है। तो फिर अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और जाने के बाद वहाँ पर जितने भी वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो का PDF चाहिए तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितने भी PDF है मैं वहाँ से अपलोड कर दिया हूँ, तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो। जो पिछले वीडियो को आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर है कि बस्तर के पारंपरिक व्यंजन में चापड़ा चटनी किससे बनाई जाती है। तो फिर चापड़ा चटनी किससे बनाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाल चींटियों से। जो लाल चींटियाँ है जो छत्तीसगढ़ी में जिसको माटरे बोलते हैं, उससे जो है चापड़ा चटनी बनाई जाती है। आज का वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2013 अधिनियम के तहत आंगनबाड़ी से अभिप्रेरित है, यानी कि 2013 के अधिनियम है उसके आधार पर आंगनबाड़ी किससे अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर आ जाएगा बाल देखरेख और विकास केंद्र, यानी कि जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं होते हैं उसका जो देखरेख होता है और साथ ही शारीरिक पोषण से वृद्धि जितने भी वहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं तो आंगनबाड़ी के माध्यम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है पात्र गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है। तो पात्र गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर का, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत गृहस्थी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है जो गृहस्थी है वहाँ पात्र गृहस्थी से अभिप्रेरित कहलाता है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या अभिप्रेरित है। तो खाद्य सुरक्षा भत्ता से क्या अभिप्रेरित है, इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर का, यानी कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि। यह जो खाद्य सुरक्षा जो भत्ता मिलता है वह केंद्र से नहीं मिलता, वह सिर्फ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जो धनराशि है उसी आधार पर मिलता है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेरित है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेरित है, इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं, MSP, यानी कि जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई भी खाद्यान्न फसल है उसका जो है कम से कम लागत मूल्य का एक निर्धारण होता है। इसको समझने वाली बात एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से, जैसे कि कोई जो किसान हैं जो बरसात का धान का उपार्जन करते हैं तो फिर उसमें जो राज्य सरकार द्वारा कितना मतलब रेट दिया जाता है। अभी जैसे कि 1960 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद जो बोनस समेत जो है 2500 रुपये यहाँ राज्य सरकार द्वारा देता है प्रति क्विंटल। लेकिन जो गर्मी में फसल बोता है किसान, तो फिर वहाँ बेचने जब जाता है तो फिर मंडियों में क्या रेट रहता है उसका, लगभग 1200 से 1300 रुपये रहते हैं। यानी कि जो एक किसान को अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से देखें तो लगभग 1100-1200 रुपये क्विंटल का घाटा होता है। अगर सिर्फ MSP के तहत देखें तो फिर उसका जो है लगभग 500 से 600 रुपये का घाटा होता है। इसका मतलब हुआ क्या कि एक किसान को कितना घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जो खाद्य सामग्री का लागत है या मजदूर का लागत है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो है धान का जो मिलना चाहिए, जो खाद्यान्न फसल का मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसी को बोलते हैं MSP, यानी कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित कर देता है MSP तो यहाँ जो है 12 महीना, यानी कि जो कभी भी आप धान को या फिर कोई भी खाद्यान्न फसल को बेचो तो उसके लिए जो है एक फसल का एक रेट हमेशा के लिए निर्धारित हो जाएगा। तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या अभिप्रेरित है, तो यहाँ केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, इसको जो राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है राशन कार्ड से क्या अभिप्रेरित है। तो राशन कार्ड से क्या अभिप्रेरित, तो इसका आंसर आ जाएगा PDS के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी दस्तावेज। तो फिर इसका पहला आंसर आ जाएगा, जो इसका आंसर है पहला रहेगा। ठीक है, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो जारी जो करता है लिस्ट है या फिर सूची, जिसके माध्यम से PDS में आपको जो है राशन दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है। तो सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है, इसका आ जाएगा मॉनिटरिंग से, यानी कि मॉनिटरिंग करते रहना ही सामाजिक संपरीक्षा का संबंध रखता है। नेक्स्ट है 2013 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। तो कितना प्राप्त करने का अधिकार है, तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्ववर्ती का प्राप्त गृहस्थियों में प्रति व्यक्ति 5 किलो जो है प्रति माह के हिसाब से। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि कई योजना है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि केंद्र और राज्य की भी, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 1955 का है, 1986 का है, 2012 का है, 2013 का है या फिर 2019 का। इसमें जो है जितने भी धारा बने हैं
वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, क्योंकि जो है समय के साथ साथ जो बदलाव किया गया है तो फिर उस धारा में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। कई बार क्या होता है कि प्रति व्यक्ति किलो कितना है केंद्र सरकार द्वारा जो है 7 किलो के हिसाब से दिया है, लेकिन आज के जो 2013 अधिनियम है उसके हिसाब से 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। तो फिर आप कन्फ्यूजन मत हो जाना कि पहले तो मैंने 7 बताया था अब 5 है, क्योंकि यह जो है 1986 अधिनियम के तहत था, अभी जो है 2013 के हिसाब से है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर आपको जो है अधिनियम भी याद करना है जिसकी धारा भी अलग अलग होगा, तो फिर इस आधार से जो है क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है 2013 के अधिनियम की किस धारा में स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार है सहायता से संबंध उल्लेखित है। तो फिर 2013 के अधिनियम के कौन सी धारा है जिसमें स्त्रियों और जो स्तनपान कराने वाली जो माताओं को जो पोषण आहार जो सहायता प्रदान, तो वहाँ कौन से धारा से है, तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत जो यहाँ जो है कार्यक्रम किया जाता है। नेक्स्ट है 2013 अधिनियम में बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में उल्लेख है। तो फिर 2013 के जो अधिनियम है तो बालकों के लिए जो कुपोषण से अगर उसको छुटकारा प्रदान करना है तो फिर उससे क्या है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा धारा 6। धारा 6 के हिसाब से इसमें जो है इसके लिए वर्णन है बालकों के लिए। नेक्स्ट है बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन के संबंध में क्या सही नहीं है, तो फिर क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर, इसका उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य पर दोनों पर है, यहाँ जो है सही नहीं है। इसके बाद जो है राज्य सरकार कुपोषणग्रस्त बालकों को जो है निःशुल्क भोजन उपलब्ध करती है, ये भी ठीक है। इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी का उपयोग करती है, ये भी ठीक है। और ये तीसरा है निवारण और प्रबंधन के लिए पोषाहार मानकों को पूरा किया जाता है, यह भी ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है वहाँ गलत। नेक्स्ट है 2013 के अधिनियम की धारा 4 के तहत गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता के संबंध में संगत पहचानिए। तो फिर कौन से संगत है जो सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा गर्भावस्था और शिशु के जन्म के बाद 6 माह तक के निःशुल्क भोजन। तो फिर 6 जैसे गर्भावस्था है, ठीक है, और शिशु के जब तक 6 माह तक नहीं हो जाता तब तक निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है, किसको, गर्भवती स्त्री को या फिर स्तनपान जो कराने वाली माताओं को। नेक्स्ट है पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और सह प्रदर्शन का अधिकार किसको है, तो इसके जो सह प्रदर्शन अधिकार किसको है, तो इसका आंसर आ जाएगा राज्य सरकार को, राज्य सरकार इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो फिर जो प्राचीन काल था भारत का उसमें जो है निष्क शब्द किसके लिए जाने जाते थे, तो फिर यहाँ जो है स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण को जो है निष्क की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का जो संवाद हुआ था वह उपनिषद से प्राप्त हुआ था। तो कौन से उपनिषद से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा कंठोपनिषद। कंठोपनिषद से जो यहाँ है यम और नचिकेत के जो संवाद है वहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो फिर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व के दर क्या थे, 1/6। 1/6 हिस्सा जो है धर्म राजस्व के जो समय है जो शास्त्र में वर्णन है भू राजस्व का दर कहलाता है। 1/6 वहाँ पर मतलब उस समय जो है भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो फिर आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है उसे BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिया था इसको। नेक्स्ट है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो फिर कौन से राजा थे जिसके दरबार में चरक और नागार्जुन जो है उसके दरबार में शोभा रखते थे, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन जो थे। नेक्स्ट है निम्न में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो संघ और राज्य क्षेत्र कौन से, तो फिर लक्षद्वीप जो है संघ राज्य क्षेत्र है, दादर एवं नागर हवेली भी संघ राज्य क्षेत्र है, और पंडुचेरी जो है ये भी राज्य क्षेत्र है। लेकिन जो नागालैंड है वहाँ सिर्फ एक राज्य है। तो फिर यहाँ जो क्वेश्चन है निम्न में से क्या संघ क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। नेक्स्ट है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया है, तो फिर राज्य सूची में हटाकर याद रखना समवर्ती सूची
राज्य सूची और जो संघ सूची, यहाँ 3 सूचियाँ थी जिसमें से अलग अलग जो है नियम प्रावधान बनाने का जो अधिकार दिए जाते हैं। तो फिर जब संविधान जब बना तो फिर राज्य सूची में जो है शिक्षा को लिया गया था, यानी कि राज्य जो है शिक्षा का अधिकार बनाने के लिए जो भी नियम बनाना है वहाँ राज्य बना सकती थी। लेकिन उन जो 42वें संविधान संशोधन, यानी कि इसका जो सन है 1976 में 42वें संविधान संशोधन से हटाकर, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा है ना, 42वें संविधान संशोधन में इसे हटाकर जो है संघ सूची में किया गया। यानी कि अब जो है इसके लिए शिक्षा के लिए केंद्र जो है और राज्य जो है दोनों मिलाकर जो है यहाँ नियम लागू करेगा। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो फिर भारत की जो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे जो पुरातन लिपि कौन से है? तो फिर यहाँ है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि में से एक है। नेक्स्ट है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो फिर प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, तो फिर इसके लिए है फाइल मेनू। फाइल मेनू जो है कोई भी, चाहे एक्सेल हो, चाहे फिर पावर पॉइंट हो, चाहे फिर वर्ड हो, फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करना। जैसे सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर नीचे में लिखा रहता है प्रिंट का ऑप्शन, और जस्ट उसके नीचे में लिखा रहता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो फिर प्रिंट ऑप्शन अगर करना है तो फाइल मेनू में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। तो फिर कोई भी रिलेटेड जो फाइल है उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डाटाबेस। डाटाबेस जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में अगर जैसे कि रॉ और कॉलम के बीच जो बनता है उसको जो है सेल कहा जाता है, और उसके बीच अगर हम कोई भी डाटा लिखते हैं या फिर फार्मूला लगाते हैं तो फिर जो ऊपर जो पट्टी लगा रहता है सफ़ेद के, वहाँ पर जो है फार्मूला जो है लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल क्या है? तो फिर MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक पैकेज है। इसके अंदर बहुत से प्रोग्राम आते हैं जैसे कि MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है। ठीक है। तो फिर MS एक्सेल जो है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में रॉ की संख्या कितनी होती है? तो फिर MS जो एक्सेल है उसमें रॉ की संख्या कैसी रहती है? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10,48,576 रॉ होती हैं। रॉ मतलब होता है ये जो सीधा सीधा लाइन जाता है वो। ठीक है। अब पूछेगा मान लीजिए MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो उसका आंसर आ जाएगा 16,384, यानी कि रॉ की संख्या कितनी है? 10,48,576, और जो है MS जो मतलब इसका जो कॉलम है तो फिर 16,348 इसकी जो है कॉलम होती हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर बाइनरी सिस्टम में यानी कि जो कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर है, वहाँ 0 और 1 को प्रदर्शित करता है। अगर हमको 5 लिखना है तो फिर 101 लिखने से जो कंप्यूटर जो है समझता क्या है? 5 को समझता है, 5 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है मेमोरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो मेमोरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट, यानी कि इसको TB भी बोलते हैं, टेराबाइट को। टेस्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का कार्यकाल क्या था? यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो छत्तीसगढ़ के थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में था। तो फिर सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल, जिसके कार्यकाल हुए थे 1947 से 1956 के बीच जो है इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो फिर कलचुरी राज्य के जो प्रसिद्ध सेनापति का नाम था जगपाल देव। जगपाल देव जो है कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति में से एक थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन हुए? तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू रेवरा। बाबू रेवरा को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट है तीवर देव अनुयायी था। तो तीवर देव जो है किसका अनुयायी था? तो इसका आंसर आ जाएगा वैष्णव धर्म, अर्थात वैष्णव धर्म जो है विष्णु को मानने वाले को वैष्णव धर्म कहा जाता है, और शिव की पूजा को जो करते हैं उसको जो है शैव धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है? देखो छत्तीसगढ़ में जो टोटल जो है 90 जो है विधानसभा सीट है, और प्लस एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए है। तो फिर 90 विधानसभा सीट में जो है 51 जो है सीट जो है किसके लिए है? आरक्षित के लिए है, UR। ठीक है, आरक्षित के लिए है।
और जो है 29 जो सीट है वहाँ एसटी वर्ग के लिए है, एसटी, और जो एससी के लिए है 10 सीट है, यानी कि टोटल मिलाकर देखें तो 90 सीट होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में आरक्षित सीट कितना है, तो 51 सीट है। अगर पूछेगा इसके एसटी सीट कितने हैं तो फिर 29, और एससी सीट पूछेगा तो फिर 10 है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कम है, तो कौन से जिला में जो है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर है, तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। नेक्स्ट है शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर, तो शिवनाथ नदी के जो किनारे कौन कौन से शहर है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव और दुर्ग। राजनांदगांव और दुर्ग जो है शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और जो है रायपुर जो है खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है, राजनांदगांव के पानाबरस पहाड़ियों पर से यहाँ उद्गम हुआ है। जो अगर यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ पर शिवनाथ नदी से एक चीज और बनता है कि छत्तीसगढ़ का दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है, शिवनाथ। अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो फिर जो है शिवनाथ आएगा, क्योंकि बहने में से जो है महानदी जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम समय जो है 286 किलोमीटर बहती है, जबकि शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, तो महानदी को अलग अलग नामों से जाना गया है समय के आधार पे, तो फिर नीलोत्पला जो नाम है वहाँ कौन से नाम है, या मतलब कि कौन से समय में इसको बोला जाता है, तो फिर यहाँ आ जाएगा वायु पुराण। वायु पुराण के समय जो है पौराणिक नाम इसका नीलोत्पला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है, तो सिंचाई सुविधा सबसे कम कहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सबसे कम है सिंचाई सुविधा। नेक्स्ट है साराडीह बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो साराडीह जो बैराज है वहाँ जो है महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर साराडीह बैराज बनाया गया है। नेक्स्ट है दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी है, यानी कि दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी माता है वह कौन से राजवंश का है, तो फिर यहाँ है काकतीय, जो काकतीय राजवंश है उनका जो है कुलदेवी है। और दंतेश्वरी मंदिर जो है डंकनी और शंखनी, यानी कि शंखनी और डंकनी नदी के बीच में जो है स्थित है। नेक्स्ट है कुल के मर्जाद उपन्यास के लेखक कौन है, तो कुल के मर्जाद जो उपन्यास है उसके लेखक है केयूर भूषण। केयूर भूषण जो है उपन्यास जो है कुल के मर्जाद का उपन्यासकार है। रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा गंगाधर मिश्र हुए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी कहाँ विकसित किया जाएगा। देखो यहाँ से मैं 10 जो है क्वेश्चन जो आईएमपी करंट अफेयर है उसको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी कहाँ है। देखो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है जंगल सफारी है कहाँ है, पहला तो है नया रायपुर में है। ठीक है, अब जो है छत्तीसगढ़ में दूसरा जंगल सफारी खोलने जा रहा है, और यहाँ कहाँ बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा कवर्धा। कवर्धा में जो है इसका निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट है वर्तमान में रेलवे द्वारा गार्ड पद परिवर्तन कर क्या रखा गया है। अभी जो वर्तमान में जो रेलवे में जो है गार्ड की नौकरी है ना, रेलवे गार्ड की नौकरी है, उसको जो है नाम को परिवर्तन किया गया है, तो फिर परिवर्तित नाम क्या है, ट्रेन। अब इसको जो है ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 16 खंभा मंदिर में मिला शिवलिंग और माता लक्ष्मी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक चीज़ अभी खोजा गया है जहाँ पर 16 खंभा मंदिर है। जो 16 खंभा मंदिर है उसमें जो है शिवलिंग और जो है माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है अंकित देखा गया है, यानी कि खुदाई में वहाँ मिला है, तो फिर यहाँ 16 खंभा है वहाँ कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बारसूर। बारसूर में जो है 16 खंभा मंदिर वहाँ पर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन गठन किया गया है जिसके तहत 5 साल में कितना रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है रोजगार मिशन का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होगा। इसके अंतर्गत जो है 5 साल के लिए एक टारगेट किया गया है कि कितना रोजगार देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख। 15 लाख लोगों को जो है रोजगार देने की बात कही गई है। हालांकि रोजगार देगा कि नहीं देगा ये भगवान भरोसे है, लेकिन कम से कम वादा तो किया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी फिल्म
द अजीत जोगी में उनके बचपन का किरदार किसके द्वारा निभाया जाना है। यानी कि जो अजीत जोगी है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, उसके नाम से एक फिल्म बनने वाली है द अजीत जोगी। तो फिर इसके जो बचपन के किरदार है कौन निभाने वाले हैं, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मिथिलेश साहू, निखिल सोनवानी, पीयूष कुमार या फिर सहदेव। तो इसका आंसर आ जाएगा सहदेव, जो कि अभी बचपन का प्यार है गाने से फेमस हुआ है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2022 में कितने राज्यों की झांकी निकाली गई। तो फिर अभी जो गणतंत्र दिवस जो 2022 हुआ है 26 जनवरी को, वहाँ कितने राज्यों की झांकी निकाली गई है, तो फिर 12 राज्यों की जो है झांकी निकाली गई है। नेक्स्ट है भगवान झूलेलाल की 65 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनकर तैयार किया गया है। तो भगवान झूलेलाल की जो 65 फीट ऊंची जो प्रतिमा है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाएगी। तो फिर वहाँ बनकर कहाँ तैयार हुआ है, तो ये फिर रायपुर में है। और जो रायपुर की जो राजेंद्र नगर है, न्यू राजेंद्र नगर, वहाँ पर यह स्थित है। नेक्स्ट है मोदी द्वारा अनावरण करने वाले स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा कौन से संत का है। यानी कि अभी जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो अनावरण किया जाएगा, तो फिर यहाँ स्टैचू ऑफ इक्विटी की प्रतिमा कौन से संत के हैं। तो फिर यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो है संत का नाम क्या है, रामानुजाचार्य है, जिसके नाम पर क्या बनने वाला है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है, तो फिर रामानुजाचार्य के हैं। ठीक है, और इसका जो है निर्माण कहाँ हुआ है कि हैदराबाद के जो क्षेत्र है, ठीक है, हैदराबाद के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है वीर गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वहाँ वीर गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी कहाँ खोलने जाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर आ जाएगा जगदलपुर। जगदलपुर में जो है तीरंदाजी सीखने के लिए, जो नए नए प्रतिभाओं को लाने के लिए, तीरंदाजी सीखने के लिए वीर गुंडाधुर तीरंदाजी जो है अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। एक बार और सुन लो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है। आपके पास ऑप्शन है ठाकुर राम सिंह है, कोमल परदेसी, सुनील कुमार कुजूर या फिर अश्विनी दुबे। दोस्तों ये चीज़ हालांकि करंट अफेयर संबंधित है, कुछ समय बाद जो बदलने वाला चीज़ है, लेकिन कभी भी एग्जाम आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ है उसमें जो है राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन हुए थे। तो फिर इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर जाकर दे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग जितना हो सके तैयारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।